मेरे हस्बैंड विपिन अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी में काम करते थे। हम दोनों मियाँ बीबी और बच्चे मजे से दिल्ली में रह रहे थे। यहाँ उनको काम करते 4 साल हो गए थे। फिर उनके ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया। मेरे पति को बेंगलोर भेज दिया गया। इस ट्रांसफर से मैं बहुत नाखुश थी, क्योंकि यहाँ दिल्ली में रहते हुए मुझे 4 साल हो गए थे। बच्चों के नाम भी अच्छे स्कूलों में लिखवा दिए थे। उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी और यहाँ सोसाइटी में मेरे कई अच्छी सहेलियां भी बन गई थी। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो गई थी। मैं दिल्ली में बहुत खुश थी। फिर ना जाने कहां से ये ट्रांसफर का नोटिस आ गया। मेरे पति ने अपने बॉस से मना की तो वो गुस्सा हो गए और कहने लगे कि आपको 2 लाख महीना की सैलरी मिलती है, आपको तो ट्रेडिंग कंपनी के मुताबिक चलना होगा। मेरे पति बेमन से बेंगलोर चले गए। घर के काम के लिए उन्होंने रामनाथ नामक एक जवान नौकर रख दिया। पति के जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। बस दोस्तों, पूछिए मत इस बारे में। कई हफ्ते में रोती रही, क्योंकि एक तो मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, ऊपर से मुझे हर रात खूब मजे देते थे। वो मुझे हर रात तरह तरह से करते थे। वो किसी कामदेव से कम ना थे। मैं बहुत रोई, पर पतिदेव को पैसा तो कमाना ही था। एक तो यह मार्केटिंग और इन्वेस्टिंग का काम बहुत रिस्की होता है। सिर्फ प्यार से तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, पैसे भी चाहिए अच्छी जिंदगी के लिए। किसी तरह मैंने अपने दिल को बहलाना शुरू किया। मैं अपने मोहल्ले की सहेलियों के पास हर दिन किटी पार्टी में जाने लगी। वहाँ मेरा वक्त आराम से कट जाता था। मेरा नौकर रामनाथ बहुत मेहनती था। मैं जो भी उसे काम देती जी मालकिन कहता और सारा काम कर देता। रामनाथ यही नोएडा के एक गांव का रहने वाला था, पर था बहुत मस्त बंदा। उम्र कोई 20-22 की होगी। सुबह जल्दी 4 बजे वो घर आ जाता, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता, उनको स्कूल छोड़ने जाता, फिर लौटकर मेरे घर का सारा काम करता। सुबह से शाम तक वो शायद ही आराम करता हो। धीरे धीरे मेरी रामनाथ से खूब पटने लगी। अपने खाली वक्त में मैं उससे खूब बात करती। अरे रामनाथ, तू अच्छा खासा जवान है, शादी क्यों नहीं कर लेता? एक दिन ऐसे ही मैंने हंसी हंसी में उससे पूछ लिया। अरे मालकिन, हमारे सिर पर 5 लाख का कर्जा है। हमारे बापू की दवा में सारा पैसा लग गया। उधार लेकर उनका इलाज करवाया, फिर भी बापू नहीं बचे। रामनाथ कहने लगा तो उसकी आंखें भीग गई। मैं समझ सकती हूँ, मैंने कहा, और उसके जवान कंधे पर मैंने सहानुभूति में हाथ रख दिया। रामनाथ, तो क्या तेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है? मैंने उसका मिजाज हल्का करते हुए पूछा। वो हंसने लगा। नहीं मालकिन, हमका लड़कियन से बहुत शर्म आवत है, वो जरा गांव की भाषा में बोला। मैं हंसने लगी। मेरे पति के जाने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा नौकर मेरा बड़ा हमदर्द, मेरा हमराज बन गया था। मेरे बच्चों को वो तरह तरह से हंसाता था। मेरे बच्चे उसके हाथ से ही खाना खाते थे, उसके साथ ही खेलते थे। मेरी हस्बैंड विपिन ट्रेडिंग से फ्री होकर मुझे हर रात बेंगलोर से फोन करते थे। मैं उनको बताती थी कि किस तरह उनके जाने के बाद नौकर रामनाथ ने बच्चों को बड़ी अच्छी तरह से संभाल रखा है। विपिन भी बहुत खुश थे। दोस्तों, अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि सारी चीजें बड़ी तेजी से बदल गई। जहाँ मैं हर रात अपने पति से खूब प्यार करती थी, तरह तरह से प्रेम लीलाएं करती थी, अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब जब मैं बेडरूम में जाती तो अपने भोले भाले बेहद सज्जन नौकर रामनाथ को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करने लगी। मैं गाजर लेकर अपनी गुफा में डाल लेती और रामनाथ को ही याद करती और तरह तरह से उसको सोचते हुए मैं गाजर से खुद को खोदती। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब तो मैं हर रात यही करती। नौकर रामनाथ को लेकर तरह तरह की कल्पना करती कि वो मुझको ऐसे कर रहा है, ऐसे खोद रहा है। जब जब मैं रामनाथ के बारे में सोचती और गुफा में उंगली देती, मुझे परम आनंद प्राप्त होता। समझ लीजिए कि मुझे जन्नत मिल जाती। धीरे धीरे मेरी आग अंगारे की तरह भड़कने लगी।
जी तो यही करता कि काश रामनाथ मुझे एक बार खुदे। उसका जवान नागराज का स्वाद कैसा होगा, ये सोच सोच के मैं मरी जाने लगी। कई बार अपनी गुफा में उंगली करते करते मेरा बदन जलने लगता और मैं बाथरूम में ठंडे पानी से नहाने चली जाती, तब जाकर शांत होती। मेरे हस्बैंड बैंगलोर से पैसे भेजते रहते, इसलिए मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बस यही दिक्कत थी कि काश कोई नागराज मेरी गुफा की सर्विसिंग कर देता। जैसे जैसे दिन बीतने लगे मैं नौकर रामनाथ को लेकर जुनूनी हो गई। अब मैं जल्द से जल्द उससे साथ बनाना चाहती थी। उसके जवान शरीर को मैं पाना चाहती थी। साफ सरल शब्दों में कहूँ तो मैं उसे खुदवाना चाहती थी। उसके जवान नागराज से मैं अपनी आग बुझाना चाहती थी। मैं ठान लिया कि अब मुझे उसका नागराज बस किसी भी सूरत में चाहिए। अगली रात को मेरे सारे परिवार ने खाना खाया। रामनाथ बच्चों को उनके कमरे में ले गया और उनको लोरी सुनाकर सुला दिया। अब वो अपने घर जाने लगा तो मैंने उसको आवाज लगाई, जी मालकिन। हुकुम, वो बोला। रामनाथ, मेरे पैर में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज जरा दबा दो, मैंने कहा। वो मेरे बेडरूम में आ गया। मैंने एक मस्त ड्रेस पहन ली। रामनाथ मेरे पैर दबाने लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, पर मुझे उससे पैर नहीं दबवाने थे, मुझे तो उसका खाना था। रामनाथ जरा ऊपर, मैंने कहा। अब ऊपर दबाने लगा। मैंने जानबूझकर अपनी ड्रेस ऊपर कर ली। रामनाथ मुझे देखकर मंत्रमुग्ध तो था, पर उससे ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की। मैं चाहती थी वो मुझे पकड़ ले बस, पर वो निरा भोंदा बाबा था। मैं अचानक से उसको पकड़ लिया। रमानाथ, आज मेरी प्यास बुझा दो, मैं कब से तुम्हारे प्यार की प्यासी हूँ, मैंने कहा। वो बिल्कुल डर गया। उसके सिर पर पसीना छूट गया। नहीं नहीं मालकिन, ये आप क्या कह रही है? आप तो मेरी मालकिन है, मैं आपके साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ? वो बोला। रामनाथ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मुझे आज रात तुम चाहिए किसी भी सूरत में। मैं गुस्से में चिल्लाई। मैं बहुत गुस्सा हो गई थी। नहीं नहीं मालकिन, हम ये नहीं कर सकते, रामनाथ बोला और वहां से बाहर चला गया। मैं उसको बुलाने पीछे पीछे गई, पर वो शायद कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। वो अपने घर चला गया था। मैं उसके जाने पर बहुत बहुत गुस्सा हुई। मैं उसकी मालकिन थी, वो मेरी बात बिना माने कैसे चला गया? मैं उससे बदला लेना चाहती थी। अगले दिन जब वो आया तो मैंने उसका हिसाब कर दिया। वो नहीं जानता था कि मैं ऐसा करूंगी। नहीं मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। वो हाथ जोड़ के मिन्नतें करना लगा। मैं जान गई कि ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है। मैं तुमको काम पर दोबारा रख लूंगी, पर जो काम तुम कल रात अधूरा छोड़ कर गए थे वो तुमको पूरा करना होगा। मैं जब जब तुमको कमरे में बुलाऊंगी तुमको आना होगा, मैंने साफ साफ रामनाथ से कह दिया। वो फिर से सोच में पड़ गया, पर उसको पैसों की बड़ी जरूरत थी। जब रात हो गई तो मैंने धीरे से रामनाथ को इशारा किया और कहा कि बच्चों को उनके कमरे में जाकर सुला दे और फिर मेरे कमरे में आए। मैंने तब तक फोन पर अपने पति से बात कर ली। वो अपने स्टॉक मार्केट में ही लगे थे, उन्हें तो ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को वो अपनी पत्नी बना लिया। मैंने ऐसा बोल के फोन स्विच ऑफ कर दिया। रात 10 बजे रामनाथ मेरे कमरे में आ गया। मैं लाल ड्रेस पहन रखी थी। रामनाथ मेरे बेड पर आ गया। मैंने अपने हाथों से उसकी शर्ट की एक एक बटन खोल दी। वो सिर्फ 22 का था, बिल्कुल मस्त जवान बाका छोरा था वो। मेरे संतरे चूसो, मैंने आदेश दिया। जी मालकिन, वो बोला और मेरे खरबूजे पीने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पति को बैंगलोर गए 3 महीने से भी ज्यादा समय हो गया था। पूरे 3 महीने से मैंने कोई नागराज नहीं खाया था। पूरे 3 महीने से किसी मर्द ने मुझको नहीं खोदा था, पर आज मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर लूंगी। मैं सोच लिया था।
रामनाथ खरबूजे पीने लगा। वो मेरे ऊपर ही लेट सा गया था। मैं अपना हाथ उसके पेट के नीचे से ले जाते हुए अपनी गुफा तक ले गई। अपनी गुफा सहलाने लगी। रामनाथ एक अच्छे मर्द की तरह मेरे खरबूजे पी रहा था। रामनाथ, घबराओ मत, मुझे अपनी बीवी समझ और मुझे आज इतना कसके करो चीख निकल जाए, मैंने कहा। रामनाथ पहले तो बड़ा चुप चुप था, संकोच कर रहा था। अब वो सहज हो गया। मुझे जन्नत का मजा मिलने लगा। मेरी मोहल्ले की हर औरत अपने पति के ना होने पर अपने नौकर से खुदवाती थी। तो मैंने कौन सा गलत किया? रामनाथ एक आज्ञाकारी चेले की तरह लगा रहा। मैं अपनी सहला रही थी और अब मैं बिल्कुल तैयार हो गई थी। मेरा नौकर रामनाथ अब मुझे अपनी बीबी समझ रहा था। मालकिन, अब क्या? उसने भोलेपन से पूछा। मालकिन नहीं बुद्धू, आज रात के लिए मैं सिर्फ तुम्हारी बीबी हूँ। मैंने उसे आंख मारी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि औरतों को गुफा पिलाने में भी खास मजा मिलता है। रामनाथ मेरे दोनों मोटी मोटी जांघों के बीच छिप गया था। वो मस्ती से पी रहा था। मैं सुख के 7वें आसमान पर थी। वो किसी मशीन की तरह कर रहा था। सच में दोस्तों, मुझे बहुत मजा मिल रहा था। शाबाश रामनाथ, शाबाश। मैं अगले महीने से तुम्हारी पगार 5,000 बढ़ा दूंगी, मैंने कहा। मेरे वफादार नौकर और तेज रामनाथ। अब मेरी चीखें निकलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दोस्तों, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत आनंद आया यार।